हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राकेश फिजिक्स क्लासेस। आज हम फिर से क्वेश्चन करेंगे। पिछले वीडियो में 48 क्वेश्चन तक किया था। आज उसके आगे का क्वेश्चन हमने लिख रखा है यहाँ पे। तो ये सारे क्वेश्चन अभी कराएंगे। तो आप लोग जो है पिछले वीडियो में जो वीडियो नंबर 14 था उसमें आपने देखा होगा कि मैंने जो क्वेश्चन करा रखे हैं ये दूरबीन से संबंधित या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी था उससे संबंधित या मानव नेत्र से संबंधित वही कंटिन्यू होगा। तो पूरा प्रकाशिकी का इसके अंदर हम क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो वीडियो को जारी रखते हैं। वीडियो पसंद आता है तो उसको शेयर लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों को भी बताइए। हम आपके लिए यहाँ पे जो क्वेश्चन रखे हैं वो है 49 से लेकर के 53 तक का 5 क्वेश्चन है। इसको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दो उत्तल लेंसों जिनकी फोकस दूरियां 0.3 मीटर एवं 0.5 मीटर है से एक दूरदर्शी बनाया जाता है। ठीक है। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो लेंसों के बीच की दूरी बताइए। तो आपका जो है क्या बनाया गया है, दूरदर्शी दिख रहा है अपन। दो उत्तल लेंसों जिनकी फोकस दूरियां 0.3 मीटर तथा 0.05 मीटर है से एक दूरदर्शी बनाया गया है। दूरदर्शी जब भी आप बनाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि दूरदर्शी का जो अभिदृश्यक है वो बड़ा होता है और जो उसका नेत्रिका होता है वो छोटा होता है। तो यहाँ लिख रखा है कि जो फोकस दूरी है 0.3 मीटर 0.05 मीटर। जिसकी फोकस दूरी छोटी है वो नेत्रिका होगी, जिसकी फोकस दूरी बड़ी है अभिदृश्यक होगी। जो ऑब्जेक्ट के सामने, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तारे वगैरह होते हैं, है ना, तो उसको हम देखते हैं। तो आपका जो अभिदृश्यक है वो बड़ा होना चाहिए, उसका फोकस दूरी। तो आप जो है इसको बड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे अभिदृश्यक हमने बना दिया, है ना, और जो नेत्रिका है उसको बना दिया छोटा, है ना, नेत्रिका को छोटा बना लेते हैं। ये हो गया नेत्रिका। दोनों उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, आपको पता है। अभिदृश्यक को ऑब्जेक्टिव से, है ना, ऑब्जेक्टिव ओ से, और जो आपका आई पीस है नेत्रिका को ई से संकेत करते हैं। इसका फोकस दूरी एफ ओ होता है, इसका फोकस दूरी एफ ई होता है। कह रहा है से एक दूरदर्शी बनाया जाता है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो लेंसों के बीच की दूरी होगी। तो मैंने आपको बताया था कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो लेंसों के बीच की दूरी यही वाली होती है। जब आप यहाँ पे, कहने का मतलब दोनों लेंस के बीच की दूरी आपसे ये वाला पूछ रहा है, लेकिन कह रहा है कि अनंत पर जब प्रतिबिंब बनता है तो आपको पता है कि किरणें यहाँ पे जब समानांतर आती हैं इस तरीके से, है ना, किरणें, मैंने बताया था कि समानांतर किरणें कहाँ पे कट करती हैं। तो जब किरणें समानांतर आती हैं तो इसके फोकस प्लेन पे कट करती है, मैंने ये बताया था आपको। ठीक है ना। और ये जो दूरी होती है ये F4, है ना, F4 होता है। इसका मतलब ये वाली जो दूरी है ना, ये वाली जो दूरी है वो F4 हो जाएगी। और मैंने ये बताया था कि अगर यही वाला जो बस इस वस्तु का प्रतिबिंब जो अनंत पर वस्तु है, जो किरणें आ रही हैं अनंत से, जो किरणें आ रही हैं, ठीक है ना, ये जो समानांतर किरणें हैं ये वाली, इसको मैं और थोड़ा सा इधर बनाता हूं। ये देख लीजिए आपका जो दूरबीन है जिसको दूरदर्शी भी बोलते हैं आप, उसका ये अभिदृश्यक है ना, और ये नेत्रिका है, ये नेत्रिका है। नेत्रिका को ई से संकेत करते हैं और अभिदृश्यक को ओ से संकेत करते हैं। इसके ऊपर आने वाली जो किरणें हैं बहुत छोटी कोण बनाती है, तो आपको अभिदृश्यक के प्रकाशिक केंद्र से होती हुई किरणें इस तरीके से आती थी। दूसरी किरण जो समानांतर किरणें इस तरीके से आ रही है और इसको जो कट करती है कहीं पे, तो मैंने कहा था वो फोकस प्लेन, जो फोकस तल होता है उसके ऊपर कट करती है। ये F4 डैश होता है या F4 कह सकते हैं। तो ये वाली जो दूरी है वो फोकस दूरी होती है, F4 अभिदृश्यक की फोकस दूरी होती है। अब ये जो किरण है, ये जो किरण आती है, ये किरण जो इस तरीके से कट करके आती है यहाँ पे, तो आपने क्या पढ़ा था कि अगर ये इसके फोकस पे भी हो, मतलब ये जो नेत्रिका है नेत्रिका के फोकस पे बन जाए, एफ ई डैश के ऊपर बन जाए, मतलब ये वाली दूरी जो है यूई एफ ई के इक्वल हो जाए, तो आपका जो प्रतिबिंब है अनंत पे बनता है। आपने देखा था कि ये लाइन जो है इस तरीके से पैरेलल हो जाती है और इसको अगर आप पीछे बढ़ाते हैं तो अनंत के ऊपर प्रतिबिंब बनता है ना। तो जिसमें मैंने आपको बता रखा है दूरदर्शी
उसमें आप जा करके उस वीडियो में देखिए दूरदर्शी वाले में, तो आपको समझ में आ जाएगा खगोलीय दूरदर्शी या खगोलीय दूरबीन जिसको बोलते हैं। तो ये एफ ओ यहाँ से हो गया और एफ ई यहाँ से हो गया। तो अगर प्रतिबिंब अनंत पर नहीं बनता है तब आप बोलते हैं एफ ओ प्लस यू ई, जो दूरबीन के बीच की दूरी, मतलब दोनों लेंसों के बीच की दूरी जो होती है, वो प्रतिबिंब जब अनंत पर नहीं बनता है तो एफ ओ प्लस यू ई लिखा जाता है, क्योंकि ये दूरी यू ई होती है, ये दूरी आपका एफ ओ होता है। और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो ये वाली जो प्रतिबिंब है, ये जो प्रतिबिंब बनना चाहिए इसके फोकस पे बनना चाहिए, और इसके फोकस पे बनेगा तो ये वाली दूरी यू ई एफ ई के इक्वल हो जाएगा। मतलब जो लेंस के बीच की दूरी जिसको आप एल लिखते हैं, ये हो जाएगा एफ ओ प्लस एफ ई। और जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। आपको उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है, एफ ओ की वैल्यू दे रखी है 0.3 मीटर और एफ ई की वैल्यू 0.05 मीटर। दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 0.35 मीटर। ऑप्शन में देखिए तो 0.35 पहला ही है। मतलब कुछ नहीं करना है यहाँ पे। जब दूरदर्शी द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो फोकस, इसका जो फोकल लेंथ होता है मतलब फोकस दूरी होता है, और इसका जो फोकस दूरी है दोनों को जोड़ देते हैं, वही उसका लेंस के बीच की दूरी हो जाती है। तो इसको हम 0.35 मीटर आंसर लगाएंगे। दूसरा जो है क्वेश्चन नंबर 50 है, किसी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 20 है और उसके अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी सामान्य दृष्टि के लिए 42 सेंटी। दूरदर्शी फिर से दे रखा है, इस बार कह रहा है आवर्धन क्षमता m जो है आपका वो दिया है। सामान्य दृष्टि के लिए आपको मैंने बता रखा है कि जब भी आप सामान्य दृष्टि की बात करते हैं, है ना, सामान्य दृष्टि के लिए क्या होता है, तो जो प्रतिबिंब है अनंत पे बनता है, तो सामान्य दृष्टि के लिए प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनता है, और उस स्थिति में जो आवर्धन क्षमता होती है वो एफ ओ बटा एफ ई होती है। माइनस नहीं ले रहे हैं, वैसे माइनस होता है तो माइनस का यहाँ पे जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा है कि सारा उसके अंदर जो वैल्यू दिया हुआ है, और एफ ओ और एफ ई जो होता है प्लस में होता है। तो m का वैल्यू क्या है यहाँ पे, आवर्धन क्षमता 20 दिया हुआ है। देखिए किसी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 20 है ना, और उसके अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के, अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी सामान्य दृष्टि के लिए 42 सेंटीमीटर है। तो अभी मैंने बताया, इसको आप एफ ओ अपॉन एफ ई लिख लीजिए। यहाँ से क्या आ गया, कोना कोनी गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 20 एफ ई इज इक्वल टू एफ ओ। एक रिलेशन आ गया। अब कह रहा है सामान्य दृष्टि के लिए, देख रहे हैं सामान्य दृष्टि, ये जो दिखा हुआ है, तो सामान्य दृष्टि का मतलब होता है, सामान्य दृष्टि का मतलब होता है कि जो आपका प्रतिबिंब है, अंतिम प्रतिबिंब, वो अनंत पर बनता है। सामान्य दृष्टि के लिए अंतिम प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनता है। तो सामान्य दृष्टि के लिए जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो हमने अभी आपको बताया था कि जब सामान्य दृष्टि के लिए अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो जो दोनों लेंस के बीच की दूरी होगी वो एफ ओ प्लस एफ ई के इक्वल होगी, एफ ओ प्लस एफ ई के इक्वल होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सामान्य दृष्टि के लिए, सामान्य दृष्टि के लिए अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है, ठीक है ना। तो जो आपका लेंस के बीच की दूरी होती है एल, वो एफ ओ प्लस एफ ई हो जाती है, और एल जो है वो दे रखा आपको कि समान दृष्टि के लिए दोनों के बीच की दूरी 42 सेंटीमीटर है, तो 42 इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई हो गया। यहाँ पे एफ ओ की वैल्यू 20 एफ ई आया हुआ है, तो 42 इज इक्वल टू हो गया 20 एफ ई, है ना, प्लस एफ ई, और दोनों मिलकर के हो गया 42 इज इक्वल टू 21 एफ ई। यहाँ से एफ ई का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 42 डिवाइड बाई 21, है ना, 42 को 21 से भाग दे दिया तो ये आ गया एफ ई का मान 2 सेंटीमीटर। तो एफ ई जो है नेत्रिका का फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर आ गया, और इसका वैल्यू आप रख दीजिए, एफ ई का वैल्यू किस में, तो आप इसमें रख दीजिए, तो एफ ओ का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ ओ का मान हो जाएगा 20 गुना 2 दैट इज 40 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर अभिदृश्यक का फोकस दूरी हो गया, है ना, 40 सेंटीमीटर अभिदृश्यक का फोकस दूरी हो गया, और नेत्रिका का फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर हो गया। तो कहाँ दिख रहा है, पहले अभिदृश्यक है आपका
है ना। अभिदृश्यक और नेत्रिका, तो अभिदृश्यक की फोकस दूरी पहले होगी 40 सेंटीमीटर, नेत्रिका की 2 सेंटीमीटर। ये वाला आंसर होगा। ये वाला आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले अभिदृश्यक लिखा है तो अभिदृश्यक की फोकस दूरी पहले लिखनी पड़ेगी, नेत्रिका की बाद में। तो ये हो जाएगा 42, यहाँ पे 240 दिया हुआ है, उसको अगर आप मारिएगा तो गलती हो जाएगा, क्योंकि ये अभिदृश्यक की फोकस दूरी बड़ी होती है। तो ये अभिदृश्यक की फोकस दूरी नहीं है, नेत्रिका का है, और ये अभिदृश्यक क्या है। क्वेश्चन में पहले अभिदृश्यक लिखा है, वैसे भी दूरदर्शी में पहले अभिदृश्यक उसके बाद नेत्रिका, ठीक है ना। मानव नेत्र का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन है। मानव नेत्र का विभेदन क्षमता कितना होता है। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता, जिसको रिजॉल्विंग पावर कहते हैं, मतलब नजदीक में कोई दो नजदीक स्थित वस्तुओं को अलग अलग करके देखने की उसकी जो क्षमता होती है, उसको हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर या विभेदन क्षमता, ठीक है ना। कितना नजदीक तक देख सकता है दो नजदीक स्थित वस्तु को वो अलग करके, तो वो विभेदन क्षमता 1 का होता है। हमारा मानव नेत्र जो होता है उसकी विभेदन क्षमता 1 होती है, ध्यान रखिएगा ये। फिर है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी में आपको पता है ये अभिदृश्यक की फोकस दूरी छोटी होती है, नेत्रिका की फोकस दूरी बड़ी होती है, ठीक है ना। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, इसको मैं मिटाता हूं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है आपका, उसके अंदर अभिदृश्यक की फोकस दूरी छोटी होती है, नेत्रिका की फोकस दूरी बड़ी होती है, ये सूक्ष्मदर्शी है ना। तो कह रहा है इसके अभिदृश्यक लेंस से, तो आपको पता है कि अभिदृश्यक लेंस के नजदीक में ही वस्तु को रखते हैं और छोटी वस्तु होती है। यहाँ से जो इससे जो बना प्रतिबिंब होता है, तो ये एक प्रकाशिक केंद्र से आता है एक किरण, और दूसरी किरण ऐसे कट करती है, और ये जो कट करती है जहां पे जो प्रतिबिंब बनता है, तो ये दिख रहा है आपको उल्टा है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब है, और इस वस्तु से बड़ा भी प्राप्त होता है। तो ये प्रतिबिंब वास्तविक होता है, ये अभिदृश्यक ये तो है ऑब्जेक्टिव, ये आईपीस है नेत्रिका। तो ये जो आपका अभिदृश्यक है उससे जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो हमेशा उल्टा होता है, मतलब वास्तविक होता है और बड़ा होता है। तो यहाँ पे वास्तविक एवं बड़ा सी में दिख रहा है, तो ये वाला होगा। वास्तविक एवं छोटा नहीं होता, वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी मैंने बताया भी है, और ये जो फिर जो आईपीस से हमको प्राप्त होता है प्रतिबिंब, वो यहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो कि बड़ा होता है, दिख रहा है आपको उल्टा है, उल्टा है ये प्रतिबिंब, ये उल्टा प्रतिबिंब है, इस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब है, और ये काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, क्योंकि ये लेंस जिधर वस्तु है इसके लिए जो वस्तु ये है उसका प्रतिबिंब उधर ही बनता है। जब लेंस के उसी दिशा में जिधर वस्तु रखा हुआ है उधर ही प्रतिबिंब बनता है, तो वो काल्पनिक होता है। तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, ये सीधा नहीं बोलते, क्योंकि ये जो वस्तु है उसके सापेक्ष अगर देखिएगा तो उल्टा है, तो उल्टा बोलते हैं, और बड़ा बनता है तो आवर्धित प्रतिबिंब तो आपको बनता है। वो हमने ऑलरेडी आपको करा रखा है कि जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उससे प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है वो कैसा होता है, क्वेश्चन मैंने पहले कराया आपको, ठीक है। तो ये आपका हो गया सी नंबर क्वेश्चन। फिर है आपका एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर स्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। यदि m बराबर 5 प्राप्त करना है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, है ना। ये बिहार बोर्ड 2018 का क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत सारा मैंने बिहार बोर्ड का आपको कराया है जो आ चुका है। तो इसमें जो ध्यान रखना है, ये जो सूक्ष्मदर्शी है इसमें कहीं पे भी नेत्रिका और उसके फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी कह रहा है, तो लेंस की फोकस दूरी का मतलब दो लेंस का फोकस दूरी यहाँ पे नहीं निकालना है। 1 इंच की दूरी बहुत छोटी होती है, इसका मतलब ये सूक्ष्मदर्शी जो है सरल सूक्ष्मदर्शी है। सरल सूक्ष्मदर्शी में हमने बताया था एक ही लेंस का प्रयोग किया जाता है, और एक लेंस का प्रयोग करेंगे इसके बहुत नजदीक में वस्तु को रखा जाता है, ठीक है ना। और वस्तु की जो दूरी है ये बाली दूरी हो जाएगी, है ना। तो आपको वस्तु की दूरी यू जो है वो दे रखा है 1 इंच है ना। 1 इंच आपको वस्तु की दूरी दे रखा है। 1 इंच को इस तरीके से भी लिखते हैं, इसके ऊपर 2 लगा देते हैं लाइन, ठीक है ना, तो ऐसे भी लिखते हैं। अब आपका जो कह रहा है कि उसके लिए m का वैल्यू हमको 5 प्राप्त करना है, तो फोकस दूरी बताइए। तो m बराबर v बटा u होता है, आपने पढ़ा है ना। तो ये 5 बराबर हो गया v बटा u, मान हो गया 1 इंच, है ना। सब कुछ हम इंच में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 इंच हो गया,
तो ये हो गया v बराबर 5 गुना 1 इंच, तो ये हो गया 5 इंच। ठीक है ना, तो v और u का वैल्यू पता चल गया क्योंकि u का वैल्यू हमको दिया हुआ था। ठीक है ना, कि 1 इंच की दूरी पर स्थित है, देखते हैं 1 इंच की दूरी पर स्थित, तो ये u जो है 1 इंच हमने आपको बताया है कि 1 इंच है ना। अब जो m का वैल्यू हमको 5 है उससे तो आया। अब लेंस सूत्र में क्या पढ़ते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये लेंस सूत्र होता है। हमको फोकस दूरी निकालना है, तो 1/v आपको पता है इसके प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब इधर ही मिलता है, तो ये हो जाता है प्रतिबिंब की दूरी। सरल सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब इधर ही मिलता है। मैंने उसको भी एक इसमें बता रखा है आपको एक वीडियो में कि सरल सूक्ष्मदर्शी का क्वेश्चन था, तो मैंने बताया था कि कैसे प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये प्रतिबिंब बड़ा भी होता है और काल्पनिक होता है, सीधा प्रतिबिंब होता है। इस वस्तु का सरल सूक्ष्मदर्शी में एक ही लेंस का प्रयोग करते हैं, तो एक लेंस के प्रयोग से, जो कि ज्वेलरी या घड़ी बनाने वाला उसका प्रयोग करता है आंख के निकट ला करके, तो वस्तु छोटी होती है, उसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, जिससे उसको काम करने में आसानी होती है। तो यहाँ पे v का मान जो है इधर है, तो u का भी मान इधर आपको दिख रहा है प्रकाशिक केंद्र से, है ना। तो प्रकाशिक केंद्र से अगर इधर चलिएगा तो ये दोनों बायां साइड है, -x की दिशा में, तो दोनों को माइनस लेंगे, मतलब v का मान जो होगा वो माइनस में लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1/-5 इंच, माइनस 1/u का मान भी माइनस लेना पड़ेगा, -1 इंच। क्यों लेना पड़ेगा माइनस में, तो हमने अभी बताया कि दोनों -x की दिशा में है। सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र O से मापी जाती है। प्रकाशिक केंद्र जो लेंस का जो मध्य बिंदु होता है वो उसको बोलते हैं, और उससे दूरी मापिएगा तो इधर आने के लिए बायां साइड आना पड़ेगा, -x की दिशा आना पड़ेगा, उसके लिए उसको माइनस लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -1/5 इंच, माइनस माइनस प्लस 1/1 मतलब 1 इंच हो गया, है ना। और ये हो गया 1/1। आप कोई जरूरी नहीं कि बार बार इसको लिखिए, आपको केवल ये पता है कि आप इंच में ही उसका काम कर रहे हैं, तो इंच में आंसर आना चाहिए। तो ये हो गया यहाँ पे जो ये वाला वैल्यू है, ये थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा, ये इंच में है, ये मैंने सेंटीमीटर लिख दिया गलती से, तो ये इंच है। ठीक है ना। अब जो है ये हो गया कितना, 1 माइनस ये प्लस में है 1, तो 1 माइनस 1/5 बराबर 1/1। 1 प्लस में है -1/5, और 1 माइनस 1/5 निकालिएगा तो कितना आएगा, 4/5, तो यहाँ से हो जाएगा 4/5 इज इक्वल टू 1/1, है ना। एलसीएम लीजिएगा तो 5, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, तो यहाँ से f का मान कितना हो गया 5/4। इसको उल्टा करिएगा तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.25, क्योंकि सब कुछ यहाँ इंच में चल रहा है, तो 1.25 वाला जो आंसर है वो आएगा। तो सी का आंसर आपका सही आंसर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सरल सूक्ष्मदर्शी का क्वेश्चन है, नहीं दिखा है लेकिन ये सरल सूक्ष्मदर्शी का क्वेश्चन है। बाकी आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, आपका दूरदर्शी तो आपको पता ही है। तो इसमें तीनों आपको दिख रहा है, दूरबीन का भी क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी का भी क्वेश्चन है ना, सरल सूक्ष्मदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। तो ये आपको ये वाला क्वेश्चन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, सरल सूक्ष्मदर्शी, और ये आपका दूरबीन जिसको दूरदर्शी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन है। अब फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलेंगे। ये फिर से आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ना, 54 से 60 तक का क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है। तो प्रकाश के रंग का कारण अगर आप देखेंगे तो हर एक प्रकाश के अंदर आपका जो श्वेत प्रकाश है उसके अंदर 7 रंग होता है, जो आपने पढ़ा है, बैगनी या पिनाला बैगनी होता है, नारंगी होता है, आसमानी होता है, हरा होता है ना, पीला होता है, नारंगी होता है, लाल होता है, जो विबजियोर बोलते हैं। ठीक है ना। तो जो कलर है, जो प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश की किरणें पास करती है तो वो जो 7 रंगों में बंटती हैं, है ना, वो आपका कलर जो होता है, हर एक कलर के लिए जो उसकी आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो अलग होती है। तो इसका मतलब प्रकाश का जो रंग का कारण है वो आवृत्ति होता है। तो ये ध्यान रखना है कि उसके प्रकाश के रंग का कारण उसकी आवृत्ति होती है। फिर जो है आपका एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी है। ठीक है, कोई जो शीशा का पट्टी है, मतलब मान लीजिए कि
ये जो है शीशा का एक पत्ती है ना, और इसका अपवर्तनांक n है, और इसमें जो है कह रहा है कि पथ की लंबाई है ना, पथ की लंबाई का मतलब क्या है, ये जो इसके अंदर बोल रहा है कि पथ की लंबाई जो किरण आया तो उसकी पथ की लंबाई t है, तो निर्वात में उसका समतुल्यांक क्या होगा। तो ध्यान रखना है कि जब भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें जाती हैं तो वो अभिलंब से दूर भागती है, और वहां पे उसका जो तरंग धैर्य होता है वो बढ़ जाता है ना। ये ध्यान रखना है हमेशा कि तरंग धैर्य की वैल्यू बढ़ जाती है। तरंग धैर्य का मतलब क्या होता है, लंबाई ही होता है ना। तो क्या दिख रहा है इसमें कि जो अपवर्तनांक है आपका वो इसका दिया हुआ है, शीशे का अपवर्तनांक दिया हुआ है, उसमें पथ की लंबाई दे रखी है। किसका पथ का लंबाई, जो किरण आएगा इसके अंदर, तो पथ की लंबाई इसके अंदर t दे रखा है। तो कह रहा है कि निर्वात में जब ये किरण यहाँ से निकलेगा, मान लीजिए यहाँ से किरण आया है ना, तो यहाँ पे विलंब डालिएगा तो इससे दूर भागेगा किरण और दूर भागेगा, तो ये पथ की लंबाई बढ़ जाती है, ये वाली पथ की लंबाई बढ़ जाती है। जब भी बढ़ता है तो दोनों को गुना करके निकालते हैं। तो निर्वात में अगर पथ की लंबाई पूछ रहा है तो उसको पथ की लंबाई जो है अगर आपसे पूछ रहा है तो पथ की लंबाई कहाँ पूछ रहा है, निर्वात में, है ना। विरल माध्यम में पथ की लंबाई बढ़ जाती है ना, बढ़ती है, पथ की लंबाई किसमें बढ़ती है, तो विरल माध्यम में, है ना, विरल माध्यम में बढ़ती है। तो पथ की लंबाई अगर बढ़ेगी, इसमें कह रहा है t है और इसका अपवर्तनांक n है, तो ध्यान रखना है कि पथ की लंबाई बढ़ेगा तो दोनों को गुना करके निकालेंगे, ठीक है ना, दोनों को गुना करके निकालिएगा, ध्यान रखिएगा। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, तुरंत निकल जाएगा, n गुना t कर देंगे। अगर बोलता कि ये जो पथ की लंबाई है वो हवा में है, निर्वात में है ना, और कांच के स्लैब का जो अपवर्तनांक है उसमें अगर आया किरण, मतलब निर्वात से किरण आया, तो आपको पता है कि ये जो है अभिलंब की दिशा में मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये निर्वात है, और निर्वात से अगर आपके कांच के अंदर है ना आता है और कांच में पथ की लंबाई पूछता है तो निर्वात में है, या सघन माध्यम में पूछता है तो सघन माध्यम में, जब भी सघन माध्यम में अगर पूछेगा तो यहाँ पे पथ की लंबाई घटती है ना, वेवलेंथ उसका कम हो जाता है, तरंग धैर्य घटता है, हमने बताया था वेग घटता है, तरंग धैर्य भी घटता है, वेग घटता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो उसका तरंग धैर्य घट जाता है, उसका वेग घट जाता है, ठीक है ना। सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो उसका वेग बढ़ जाता है, तरंग धैर्य। तो पथ की लंबाई जब बढ़ेगी तो दोनों को गुना कर देंगे। पथ की लंबाई जब घटती है तो जो निर्वात में उसका जो है उससे हम उसको भाग दे देते हैं, कहने का मतलब t जो है आपका वो पथ का, उससे हम भाग दे देते हैं, किससे, तो अपवर्तनांक से, तो t बटा n हो जाएगा वहां पे। तो यहाँ तो आपका nt दिख रहा है, तो nt इसका सही जवाब होगा। फिर है आपका, जब प्रकाश की किरण कांच स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग धैर्य भी बताया। जब प्रकाश की किरण कांच स्लैब में प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब की दिशा में मुड़ेगी, इसका वेग घट जाएगा, इसका तरंग धैर्य घट जाएगा, आवृत्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वेग घट जाएगा, तरंग धैर्य घट जाएगा। तो तरंग धैर्य घटता है जब प्रकाश की किरण कांच स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग धैर्य घट जाता है, वेग भी घट जाता है, आवृत्ति वही रहती है ना। फिर आपका नीले तथा लाल प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रखा है। तो ये क्वेश्चन आपका है, नीले तथा लाल प्रकाश के लिए उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस के ऊपर अगर प्रकाश की किरणें आएगी ये, तो क्या करेगा, इसको ये अभिसारित करता है। आपको पता है सबसे ज्यादा जो किरण होती है, कहने का मतलब जो किरणें हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी किरण को मोड़ा जाता है ना, सबसे ज्यादा, तो वो आपका जो सबसे वायलेट कलर का जो लाइट होता है जिसको भी कहते हैं, है ना, तो जो बैगनी कलर की लाइट है वो, तो इसमें तो लिखा नीले तथा लाल, मतलब नीला कलर का जो लाइट होगा उसको सबसे ज्यादा मोड़ेगा, और जो लाल कलर की लाइट है उसको कम मोड़ेगा। आपने पढ़ा था प्रिज्म के अंदर जो प्रकाश की किरणें जब आती हैं
तो ये जो यहाँ से जो मुड़ता है तो सबसे ज्यादा कौन मुड़ता है, ये आ जाता है, ये आ जाता है V वाला, और ऊपर रह जाता है R वाला। तो सबसे ज्यादा कौन मुड़ा, V मुड़ा। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा जो मुड़ेगा वो V मुड़ेगा, और सबसे कम कौन मुड़ेगा, तो R मुड़ेगा। तो ये जो किरण है ये वाला जो हो जाएगा R हो जाएगा, है ना, ये किरण R हो जाएगा और ये किरण ब्लू हो जाएगा। अब फोकस दूरी तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। फोकस दूरी आपको पता है कि प्रकाश की किरणें समानांतर है तो फोकस दूरी पे जाएगा। तो इसके लिए फोकस दूरी ये हो जाएगा, तो इसको एफ बी बोल देंगे, और इसके लिए फोकस दूरी ये हो जाएगा जिसको हम एफ आर बोलेंगे। ये तो हो गया आपका उत्तल लेंस वाला। नीले तथा प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ बी तथा एफ आर है। अवतल लेंस में क्या होता है, तो अवतल लेंस केवल क्या करता है, अवतल लेंस की बात अगर करेंगे तो अवतल लेंस ये होता है आपका, अवतल लेंस के समानांतर अगर कोई किरणें आती है ऐसे, है ना, तो ये किरणें अगर समानांतर आती है तो इसको ये क्या करेगा, ये अपसारित कर देता है। तो कम अपसारित किसको करेगा, कम अपसारित जो करेगा वो आर को करेगा। तो इसको अगर आप पीछे मुड़ाएंगे, है ना, तो ये यहां से आता हुआ दिखेगा, यहां से आता हुआ दिखेगा, है ना, अपसारित कर रहा है। और जो किरणें अपसारित हो रही हैं उसमें से एक जो है ब्लू, तो ये वाला जो ब्लू है उसको क्या करेगा, जैसे यहाँ पे ब्लू को ज्यादा अभिसारित किया था उसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई ब्लू कलर की लाइट आती तो उसको ये ज्यादा अपसारित करता, मतलब इस तरीके से यहाँ पे किरणें जो है और अपसारित हो जाती, यहाँ से किरणें इस तरीके से जाती। तो ये जो है ब्लू कलर होता है। तो इसको अगर आप मिलाइएगा पीछे, तो इस तरीके से मिलता हुआ दिखेगा ये। तो ये हो जाएगा आपका ये ब्लू वाला कलर है ना। तो कहने का मतलब है कि फिर से प्रकाशीय केंद्र से ये वाली दूरी जो निकालेंगे इसको बोलेंगे एफ बी, कैपिटल में यहाँ पे दिया हुआ है ना। और ये वाली जो दूरी हो जाएगी जहां पे पीछे मुड़ता हुआ दिख रहा है, प्रकाश की किरणें जब समानांतर आती है तो उसके फोकस पे मिलती हुई दिखती है। ये तो आगे मिलेगा नहीं तो पीछे मिलाएंगे, तो ये वाली जहां पे मिलती हुई दिखती है इसी को फोकस आर के लिए फोकस दूरी बोलेंगे, है ना। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे रिलेशन में, एफ बी छोटा एफ आर से। तो यहाँ पे तो दिख रहा है एफ बी छोटा है एफ आर से। यहाँ क्या दिख रहा है, तो ये वाली फोकस दूरी एफ बी है, तो यहाँ भी दिख रहा है एफ बी जो है वो छोटा है एफ आर से। तो दोनों रिलेशन में जो ब्लू वाला जो फोकस दूरी वो छोटा होता है, जो लाल वाली फोकस दूरी होती है, लाल वाली कलर के लिए फोकस दूरी बड़ी होती है। तो देखिए जरा, इसमें तो एक छोटा, दोनों बड़ा है, गलत हो गया, एक छोटा एक बड़ा गलत हो गया, एक बड़ा एक छोटा गलत है, दोनों छोटा है। एफ बी छोटा एफ आर से, एफ बी छोटा एफ आर से, तो डी वाला आपका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किस कारण, किस किरण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है, किस किरण का तरंग दैर्घ्य। अवरक्त किरण तो आपको पता है, आप जो देखते हैं किरण को, ठीक है ना, उसमें जो किरण देखते हैं वो दृश्य तरंगे, जिसको विजुअल होता है, जो आप अभी बोले थे 7 कलर की जो लाइट लिखते हैं तो उसको दृश्य किरण बोलते हैं, जिसको भिपजियोर आप बोलते हैं बैनी आप इराना में। तो ये श्वेत प्रकाश की किरणें जो बोलते हैं वो आपका दृश्य किरणें हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर जब जाते हैं आप तो ऊपर में यहाँ पे आपको पराबैंगनी, जिसको अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं, तो पराबैंगनी किरण मिलता है, ठीक है ना। अल्ट्रा वायलेट के ऊपर एक्स रेज मिलते हैं, एक्स किरण मिलता है, ठीक है ना। एक्स रेज के बाद गामा किरण मिलता है, ठीक है ना। दृश्य किरणें के नीचे आपको अवरक्त किरण मिलता है, ठीक है ना, अवरक्त किरण मिलता है। फिर अवरक्त किरण से नीचे आते हैं तो आपको क्या कहते हैं, सूक्ष्म तरंगे जो होती है, माइक्रोवेव होता है, वो मिलता है हमें जो है। इतना में देखिए अगर, तो आपको इधर जब जाते हैं तो इधर पे आवृत्ति बढ़ती जाती है, आवृत्ति बढ़ती है, ठीक है ना, ये ऊपर की दिशा में आवृत्ति बढ़ती है, ठीक है ना। और तरंगदैर्घ्य घटती है, ठीक है ना, आवृत्ति बढ़ती है और तरंगदैर्घ्य घटती है।
आवृत्ति बढ़ती है, मतलब गामा किरण की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, फिर एक्स रेज का होता है, फिर अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरण का होता है, फिर विजुअल रेज होते हैं जो दृश्य किरणें हैं उसका, जो हम लोग देख पाते हैं उसका होता है, और फिर जो है इंफ्रारेड जिसको अवरक्त किरण बोलते हैं उसको बोलते हैं, फिर माइक्रोवेव होता है जो सूक्ष्म तरंगें होती है, उसके बाद रेडियो वेव होता है, ठीक है ना। रेडियो वेव जो आप सुनते हैं तो उसी में शॉर्ट रेडियो वेव होता है, लॉन्ग रेडियो वेव होता है, वही टीवी वाला जो आ जाता है। तो मतलब यहाँ के बाद आपको सूक्ष्म तरंगे जो उसको आप माइक्रोवेव कहते हैं, माइक्रोवेव का यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे सूक्ष्म तरंगे हैं, माइक्रोवेव है ना, सूक्ष्म तरंग है। अब जो तरंग दैर्घ्य है वो ऊपर की दिशा में, मतलब इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, सबसे कम तरंग दैर्घ्य इसका होगा। पूछ क्या रहा है, किस किरण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है, मतलब ऊपर की दिशा में जो होगा उसका तरंग दैर्घ्य घटते जाएगा। अब इसमें ऑप्शन में देखिए जरा कौन कौन है, तो आपका दिया अवरक्त किरण तो सबसे ज्यादा यहाँ पे है, पराबैंगनी का इससे तरंग दैर्घ्य कम होगा, गामा सबसे ऊपर है, इसका एक्सरे के भी ऊपर है, इसका मतलब इसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होगा, तो गामा किरण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होगा। आवृत्ति अगर पूछता है तो ये इसका अधिकतम होता है, इसका न्यूनतम हो जाता है अवरक्त का। वायुमंडल की नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग, तो जो आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है वो प्रकीर्णन के द्वारा होता है, मतलब जो आसमान में बहुत सारा जो कण होता है उससे प्रकाश की किरणें जब टकराती है तो वो प्रकीर्णित हो जाती है, स्कैटर कर जाती है, और स्कैटर करती है तो जो किरण सबसे ज्यादा स्कैटर करती है वो आकाश में फैल जाती है और उसी को हम लोग देखते हैं। तो वो जो आकाश में फैली हुई किरण जो होती है वो चूंकि सबसे छोटी वेवलेंथ की जो किरण होती है वो क्या कहते हैं, ये हमारा जो दृश्य किरणें होती हैं उसमें सबसे छोटी किरणें वायलेट वाली होती हैं, या कर सकते हैं नीले वाली होती हैं, तो वो वायु के कणों से टकरा करके वो स्कैटर कर जाती हैं, और इस वजह से हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। मतलब अगर वायुमंडल नहीं होगा तो वायुमंडल के अंदर जो कण हैं वो नहीं होंगे, तो अगर ऐसा होगा तो प्रकीर्णन नहीं होगा, स्कैटरिंग नहीं होगा, तो हमारा जो आकाश है वो नीला दिखाई नहीं पड़ेगा, काला दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कोई कलर की लाइट जो है वो उसके अंदर स्कैटर नहीं होगी, प्रकीर्णित नहीं होगी, मतलब फैलेगी नहीं। तो आकाश में कोई कलर अगर नहीं फैलेगा तो हमें काला दिखाई पड़ेगा। तो वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग काला दिखाई पड़ेगा। यदि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है और प्रकीर्णित प्रकाश जो स्कैटर करता है, मैंने जो अभी कहा कि वायुमंडल में जो छोटे छोटे कण होते हैं, धूल के कण या जो बाष्प होते हैं, जो वाटर का जो क्या कहते हैं वेपर होता है, उससे उसके कणों से भी वो स्कैटर कर जाता है। तो इसको स्कैटरिंग जो होता है उसके लिए रेले साहब एक साइंटिस्ट थे, है ना, उन्होंने कहा, रेले का नियम है, उन्होंने कहा कि स्कैटरिंग जो होती है उसकी तीव्रता 1/λ4 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वेवलेंथ मतलब लैम्ब्डा तरंग दैर्घ्य के 4 पावर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब तीव्रता जो होती है वो ये वाली होती है, I इज इक्वल टू 1/λ4 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, रेले साहब ने ये नियम दिया था। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए 60 क्वेश्चन, फिर कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर से आपका क्वेश्चन है 61 से लेकर के 68 तक का, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग का दिखाई पड़ना किस बात का द्योतक होता है। कहने का मतलब सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है, क्योंकि इसका जो ऑप्शन है वो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आपको पता है कि मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि जब प्रकाश की किरणें सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो वायुमंडल होता है उसमें जो कण होते हैं, धूल के कण होते हैं, वो थोड़े भारी होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, चूंकि ठंडी होती है हवा, तो वहाँ पे और सघन माध्यम हो जाता है, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो जो वायुमंडल है उसके निचली सतह में, मतलब जो आपका कह सकते हैं जब आप जहाँ पे खड़े होते हैं वहाँ पे सघन माध्यम बन जाता है, ऊपर में विरल माध्यम बनता है।
तो जब सूर्य की किरणें आती हैं तो जो वायुमंडल में जो धूल होते हैं या जो वाटर वेपर होता है, जो जल वाष्प जिसको बोलते हैं, उससे प्रकाश की किरणें स्कैटर होनी शुरू होती है, प्रकीर्णन हो जाती है शुरू। तो परिकीर्णन में जो छोटे तरंग दैर्घ्य वाले हैं, मतलब बैगनी कलर हो गया आपका, बैनी आग पिनाला बोलते हैं, जो जो छोटे छोटे तरंग दैर्घ्य वाले जो किरणें होती हैं उनका प्रकीर्णन हो जाता है। और जो बड़ी तरंग दैर्घ्य वाली किरण है जिसको खास करके सबसे जो दृश्य तरंगे होती हैं उनमें सबसे जो अधिक तरंग दैर्घ्य होता है वो लाल किरण का होता है। तो लाल किरण की तरंग दैर्घ्य प्रकीर्णित नहीं होती है, वो जिस रास्ते से आ रही होती है उसी रास्ते में रहती है, लेकिन बाकी सारी किरणें प्रकीर्णित हो जाती है, स्कैटर कर जाती है। मतलब जो जो कण है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कण है, धूल का कण है ना, और प्रकाश की किरण यहाँ पे आती है तो ये स्कैटर कर जाती है, इस तरीके से स्कैटर करनी शुरू कर जाती है, ठीक है ना। तो जो किरणें स्कैटर करती है वो उसको बोलते हैं, वो दिखती हैं, और जो कहने का मतलब ये फैल जाती है। इधर आप यहाँ पे खड़े होकर के देख रहे हैं, किरण आ रही है तो ये तो स्कैटर हो गई, लेकिन जो लाल किरण है वो स्कैटर नहीं होती है और आपके आंख में पहुंचती है तो आप उसी कलर को देखते हैं, लाल कलर को देखते हैं, और आपको लाल कलर की जो किरण है दिखाई पड़ने की वजह से जो सूर्य है वो हमें लाल दिखाई पड़ता है। तो एकदम ध्यान रखना है कि जो सूर्यास्त और उसके समय, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो हमें लाल किरण दिखाई पड़ती है वो प्रकीर्णन द्वारा दिखाई पड़ता है ना। किसके द्वारा दिखाई पड़ता है? तो प्रकीर्णन। तो ध्यान रखना है, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन किसका होगा? प्रकीर्णन किसका होगा? तो प्रकीर्णन में हमने अभी आपको बताया था कि प्रकीर्णन जो होता है वो जो लघु तरंगे होती हैं उसका प्रकीर्णन हो जाता है। तो जो वायुमंडल है, क्योंकि क्या लिखेंगे, वायुमंडल द्वारा बहुत सारी बातें हैं इसमें, तो हमने आपको बताया कि अभी की जो किरण आती है यहाँ पे तो सारे किरणें होती है, मतलब जीओर होता है, वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ऑरेंज और रेड होता है। तो ये सारी की सारी जो किरणें हैं ये यहाँ पे जो सुबह सुबह का समय होता है या शाम का समय होता है, जब वायुमंडल इतना गर्म नहीं होता, तो वहाँ पे सघन माध्यम बन जाता है। सघन माध्यम में सारी किरणें यहाँ पे जो भी वहाँ पे धूल के कण या धुआं वगैरह, या कह सकते हैं जो वाटर का जो वेपर होता है, जल वाष्प जो होता है, उसकी मौजूदगी में ये सारे किरण स्कैटर करने लगते हैं। लाल कलर जो होता है, लाल किरण जो होती है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, तो इस वजह से वो स्कैटर नहीं करता। और स्कैटर करने का भी तरीका हमने अभी आपको बताया था कि रेले ने बोला कि स्कैटरिंग जो होता है वो, इसको ऐसे ही लिख लीजिए, प्रकीर्णन जो होता है वो प्रकीर्णन 1/λ4 का समानुपाती होता है। तो जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, है ना। प्रकीर्णन जो है वो सबसे ज्यादा किसका होगा? तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम है, ठीक है ना। प्रकीर्णन जो होता है सबसे ज्यादा उस वेवलेंथ का होता है, देख रहे नीचे है, उसका व्युत्क्रमानुपाती है। तो लैम्डा जिसका होगा उसका पावर 4। तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, उसका तरंग दैर्घ्य होता है, उस पर पावर 4 करिएगा तो और कम हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ है? नीचे है। डिनोमिनेटर जिसको आप हर बोलते हैं, हर में है, तो ये वैल्यू कम हो जाएगा, तो प्रकीर्णन सबसे कम होगा। वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। मतलब रेड कलर की लाइट प्रकीर्णित नहीं होगी, स्कैटर नहीं करेगी, इधर उधर नहीं जाएगी, सीधी आ जाएगी आंख में, और इसीलिए हमें वो लाल दिखाई पड़ता है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय। तो ध्यान रखना है कि वायुमंडल द्वारा लिखेंगे कि कम तरंग दैर्घ्य वाले रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। तो क्या लिखेंगे इसमें? वायुमंडल द्वारा कम तरंग दैर्घ्य वाली किरणों का प्रकीर्णन हो जाता है। यही कारण है कि जब धूल भरी आंधी होती है तो जो आपका रेड लाइट होता है, जहां से कार गुजरती है, तो वहां पे देखते हैं कि जो
सिग्नल होता है, उसके अंदर रेड कलर का लाइट, येलो कलर का लाइट और ग्रीन कलर का लाइट दिखता है। वो जो लाइट है, जब आप कहीं जाएंगे आपके शहर में होता है वो ट्रैफिक में, तो देखिएगा कि जो जब धूल भरी आंधी आती है तो येलो कलर की लाइट और ग्रीन कलर की लाइट आपको नहीं दिखेगी दूर से, एकदम अगर नजदीक जाइएगा तो आपको रेड कलर की लाइट दिखेगी, लेकिन वो दोनों नहीं दिखती है। वही कारण है क्योंकि आपके आंख में आने के पहले वो प्रकिरणित हो जाता है, धूल इतनी भर जाती है कि उससे ये टकरा टकरा कर इधर उधर जाना शुरू हो जाता है और इस वजह से प्रकीर्णन हो जाता है। आपके आंख में जो कलर आ भी पाती है वो रेड आती है और इसलिए आपको रेड कलर का लाइट दिखता है। और इसको भी अगर प्रकीर्णित कर देगा तो एक कलर नहीं दिखेगा आपको। तो ज्यादा अगर ऐसा होता है जैसे जाड़े के दिनों में कुहासा हो जाता है, बहुत ज्यादा डेंस हो जाता है, घना कुहासा बनता है, तो आपको आगे की जो गाड़ी होती है उसका रेड कलर नहीं दिखता है, या जहाँ पे आपको क्या कहते हैं जो रेड लाइट होता है वो रेड लाइट भी नहीं दिखता है, क्योंकि वो भी आपके आई में आने के पहले इधर उधर स्कैटर कर जाता है, जो वहाँ पे उतना कुहासा होता है, डेंस फॉग होता है उसकी वजह से, और इसलिए हमें वो भी दिखाई नहीं पड़ता। तो ये अगर लाल दिखाई पड़ रहा है इसका मतलब लाल कलर की लाइट हमारे आंख में आ रही है, बाकी सारी कलर की लाइट इधर उधर बिखर जा रही है, स्कैटरिंग उसी को कहते हैं, प्रकीर्णन हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो 62 नंबर का है, तो इसमें ये वाला जवाब लिखिएगा। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न वर्ण क्रम में लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है क्योंकि उसका वेग सभी रंगों के प्रकाश से, अब पता है आपको कि जिसका वेग सबसे ज्यादा होता है उसको कोई इधर उधर करना कम हो जाता है। तो हमने आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण है ना विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो उसका जो वेग है कम हो जाता है, कम होगा तो ज्यादा मुड़ेगा, ज्यादा मतलब वेग अगर अधिक होता है तो नहीं मुड़ता है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि वेग जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा मुड़ेगा। और सबसे ज्यादा कौन मुड़ता है, तो सबसे ज्यादा मुड़ता है आपका नीला कलर का लाइट। इसका मतलब है कि नीले कलर का वेग इसके अंदर सबसे कम हो जाता है। लाल कलर की लाइट जो है उसके लिए जो क्या कहते हैं वेग होता है वो सबसे अधिक होता है। मतलब प्रिज्म द्वारा अगर आप कहीं पे भी प्रिज्म की बात भी करेंगे तो प्रिज्म यही तो है आपका, इसमें जो है आपको दिखता है कि रेड कलर की लाइट ऊपर होती है, वायलेट कलर की लाइट नीचे होती है, ये ब्लू कलर की लाइट है। तो इस कांच के अंदर सबसे ज्यादा वेग लाल का हो रहा होगा, इसलिए कम मुड़ा। जिसका वेग ज्यादा होता है कम मुड़ता है, जिसका वेग कम होता है ज्यादा मुड़ता है। हमने आपको बताया कि जो तरंगदैर्घ्य है वो भी जब आपका वायु से कांच में जाता है तो तरंगदैर्घ्य भी घटता है ना, और जो आपका वेग है वो भी घटता है। तो ये ध्यान रखना है, वेग जिसके लिए सबसे कम घटता है वो सबसे कम विचलित होता है, जिसका ज्यादा घटता है वो ज्यादा विचलित होता है। तो क्या है, विचलन सबसे कम होता है तो इसका मतलब वेग इसका अधिक होगा। जिसका विचलन कम होगा उसका वेग अधिक होगा, जिसका विचलन ज्यादा होगा उसका वेग कम हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, एक प्रिज्म के पदार्थ, तो इसमें आप ऐसे भी लिख लीजिए कि विचलन कम है तो वेग अधिक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब विचलन ज्यादा है अगर तो वेग कम होगा, ठीक है ना। जिसका वेग विचलन कम होगा है ना, यहाँ पे विचलन कम है तो यहाँ पे रेड कलर की लाइट है, वेग अधिक होगा तो ये लाल वाला हो गया, ये वायलेट वाला हो गया, इसी तरीके से, ठीक। तो ये ध्यान रखना है आपको। और इससे ये भी पता चलता है कि जो वायलेट कलर है इसका तो वेवलेंथ कम होता है ना। तो वेग कम है तो हमने बताया था वेग कम होता है तो तरंगदैर्घ्य भी कम होता है। तो यहाँ से दिख रहा है कि तरंगदैर्घ्य भी कम होता है, लैम्डा जिसको आप बोलते हैं, तो लैम्डा भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। और लैम्डा कम होगा तो है ना, यहाँ पे आपका जो वेग का अधिक है तो लैम्डा भी अधिक होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद है आपका एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक तो √2 है तथा अपवर्तक कोण
अपवर्तक कोण प्रिज्म का इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म जिसको बोलते हैं, ए को रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं। तो ए का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। फिर कह रहा है प्रिज्म के अपवर्तनांक जो n है वो दे रखा है, प्रिज्म का अपवर्तनांक √2 है ना। न्यूनतम विचलन के लिए आपतन कोण का मान, तो न्यूनतम विचलन जो होता है ना, न्यूनतम विचलन मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम जिसको आपने डिनोट किया था के लिए क्या होता है, तो साइन जो आपका जो n है, n का मान जो होता है वो होता है साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 और डिवाइड बाई साइन a बाई 2, है ना। ये साइन आई बटा साइन आर, n का मान स्नेल्स लॉ से तो आपको पता है साइन आई बटा साइन आर होता है। तो न्यूनतम विचलन के लिए i का मान जो होता है, ठीक है ना, i का मान a प्लस डेल्टा एम बाई 2 हो जाता है, यहाँ से दिख रहा है a प्लस डेल्टा एम बाई 2 और r का मान a बाई 2, ये हमने साबित किया था। प्रिज्म भी आपको मैंने 5 नंबर का कराया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अब यहाँ पे मान रख दीजिए, n का मान कितना है √2, साइन a का मान कितना है 60, डेल्टा m का मान नहीं पता, डिवाइडेड बाई 2, ये पूरे में होता है डिवाइड, ये पूरे में डिवाइड होता है 2, डिवाइडेड बाई साइन a का मान 60 है तो 60 डिवाइडेड बाई 2, ठीक ना। तो ये हो गया कितना, √2 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2, और ये साइन 30 है, ये कोना कोनी गुना करिएगा तो यहाँ पे साइन 30 गुना हो जाएगा, है ना। ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, 2 से कट गया 30 आएगा, 30 इसमें गुना हो जाएगा। तो ये हो गया साइन 30 का मान होता है 1/2 गुना √2 बराबर हो गया साइन 60 प्लस न्यूनतम विचलन का मान बटा 2, और ये √2 से √2 कट गया तो 1/√2 आता है। 1/√2 का मान कितना हो गया, साइन 45 होता है। तो यहां से हो गया 1/√2 का मान साइन 45 बराबर, यहां से हो गया साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई, है ना। तो ये साइन साइन दोनों तरफ है, तो साइन साइन हटा देंगे, काटेंगे नहीं, यहाँ पे काटते हैं बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे, ये नहीं करना है, ये गलत तरीका है, ठीक है ना। तो ये नहीं काटना है आपको, साइन साइन जो है वो कटता नहीं है, ये फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, किसको नहीं काटेंगे, तो साइन साइन ही रहने देंगे, ठीक है ना। केवल दोनों तरफ साइन है तो साइन हट जाता है, 45 इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2, कोना कोनी गुना कर दीजिए तो 45 दूनी 90 बराबर 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम, 60 को इधर लाइएगा तो डेल्टा एम का मान निकल गया 90 माइनस 60 तो 30 डिग्री। तो हमारा न्यूनतम विचलन जो है वो 30 डिग्री है। अब न्यूनतम विचलन हमें प्राप्त हो गया, तो यहाँ से आई का मान हमसे पूछ रहा है कि न्यूनतम विचलन के लिए आपतन कोण, आपतन कोण को तो आई से संकेत करते हैं ना, और आई का मान क्या है, तो a प्लस डेल्टा एम बटा 2, तो a प्लस डेल्टा एम बटा 2 ये होता है न्यूनतम विचलन के लिए। तो आई का मान हमें 30 प्राप्त हुआ है, तो 30 बराबर a का मान 60 पहले से प्राप्त था, ओहो आई का मान तो हमको प्राप्त करना है, तो आई हो गया a का मान आपको पता है 60 डिग्री शुरू में ही लिखा था आपने, डेल्टा एम का मान 30 प्राप्त हुआ है तो 30 डिग्री बटा 2, तो 60 30 90 बटा 2 45 डिग्री, तो आई का मान जो है वो 45 डिग्री आ रहा है। आपतन कोण का मान 45 डिग्री सी है, तो सी पे आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि न्यूनतम विचलन के लिए जो आपको मैंने बताया था कंडीशन, उसी का हमने यूज कर लिया। n बराबर स्नेल्स लॉ से n बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है। आई का मान न्यूनतम विचलन के लिए a प्लस डेल्टा एम बाई 2 हमने प्रूफ किया था, और r का मान a बटा 2 भी प्रूफ किया था, तो वो दोनों रख दिया, और जो जो वैल्यू दिया हुआ था उसको उसमें रख दिए। a का मान 60 डिग्री है, डेल्टा m का मान पता नहीं है, तो रख करके, और √2 वैल्यू दिया हुआ है 30 है, इधर जाएगा साइन 30 1/2 होता है, तो √2 से 2 कटेगा तो √2 से कटेगा, क्योंकि √2 × √2 2 होता है,
तो 1/√2 हो जाएगा, साइन 45 की वैल्यू होती है, दोनों तरफ से साइन को हटा देंगे तो 45 बराबर 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, और इसको निकालिएगा तो डेल्टा एम की वैल्यू 30 डिग्री आ रहा है, यहाँ रख दीजिएगा तो 60 प्लस 30 90/2 45 डिग्री आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक तरीके से, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फिर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 64, तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान। तो अभी बताए थे आपको कि तरंग दैर्घ्य जब भी किसी भी, इसको अगर मिटा देते हैं पहले, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो प्रिज्म है या कोई भी, इसको सिंपल वे में ऐसे समझिए कि आपका जो विरल माध्यम है, इधर हवा है, इधर कांच है और फिर इधर हवा है, तो आप क्या पढ़ते हैं कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें जाती हैं, है ना, तो अपनी दिशा से मुड़ जाती है अभिलंब की दिशा में, ये अभिलंब है। और हमने कहा था मुड़ती इसीलिए है क्योंकि इसका वेग घट जाता है ना, तो कांच के अंदर क्या हो गया, वेग घट जाता है ना, घटता है। हमने ये बताया था वेग घटता है, हमने कहा था वेग घटता है तो तरंग दैर्घ्य भी घटता है। हवा का अपवर्तनांक आपको पता है n बराबर 1 होता है, ज्यादा होता है। कांच का अपवर्तनांक 1 बराबर 1.55 होता है ना। बहुत तरह का कांच होता है तो अलग अलग होता है। तो क्या दिख रहा है, अपवर्तनांक बढ़ रहा है तो वेवलेंथ घट रहा है ना। अपवर्तनांक बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा। तो ध्यान रखिएगा अपवर्तनांक के साथ इसका जो n का है वो इनवर्सली रिलेशन है। n बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा, अपवर्तनांक घटेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा, ये सॉरी अपवर्तनांक घटेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा। मतलब तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ साथ अपवर्तनांक घटता है। देख लीजिए तरंगदैर्घ्य बढ़ रहा है तो अपवर्तनांक घटेगा, ठीक है ना। एकदम ध्यान रखना है कि तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा, यहाँ पे उल्टा रिलेशन है ना। तो ये भी बात ध्यान रखना है कि जो रिलेशन होता है दोनों में उल्टा रिलेशनशिप होता है। मतलब तरंगदैर्घ्य अगर बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि तरंगदैर्घ्य अगर बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा, और तरंगदैर्घ्य अगर घटेगा तो अपवर्तनांक बढ़ेगा, है ना। तरंगदैर्घ्य अगर बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा, तरंगदैर्घ्य घटेगा तो अपवर्तनांक बढ़ेगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये आपका तरंगदैर्घ्य बढ़ रहा है तो अपवर्तनांक घट जाएगा। फिर कह रहा है कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण किस रंग के लिए न्यूनतम होता है, ये हमें पढ़ना है। तो अब देख लीजिए क्रांतिक कोण अगर आप कहते हैं तो क्रांतिक कोण की बात कैसे करते हैं, तो फिर से वही है, इस बार क्या होगा, तो क्रांतिक कोण में हम हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं, ठीक है ना। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाते हैं आप तो प्रकाश की किरण जो उसका जो अपवर्तनांक बिंदु है, मतलब आपतन बिंदु है, उसके अभिलंब के दूर भागता है। ये जो आपतित किरण है वो अपवर्तित होकर के दूर भागती है, और अगर वो कोण जिसके लिए ये वाला जो अपवर्तन, मतलब ये वाली किरण इधर नहीं जाकर के एकदम ऐसे चली जाती है, मतलब जो आई का मान, सॉरी आर का मान जो होता है ना, अपवर्तन कोण का मान जो होता है वो 90 डिग्री हो जाता है आपतन कोण के लिए। तो आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। मतलब आपतन कोण अगर क्रांतिक कोण होता है, किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अपवर्तन का कोण कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो उस केस में यह क्रांतिक कोण बन जाता है। अब कह रहा है कि कांच से हवा में जाती हुई, देख लीजिए सघन माध्यम कांच है ही और विरल माध्यम हवा होता ही है। कह रहा है कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण किस रंग के लिए न्यूनतम होगा। क्रांतिक कोण अब कैसे निकालते हैं, तो हमने आपको बताया था कि स्नेल लॉ क्या बोलता है, तो स्नेल लॉ बोलता है n बराबर, है ना, मान लीजिए कांच का अपवर्तनांक n है, हवा का अपवर्तनांक तो ऐसे आपको पता है 1 होता है, तो n जो लिखा जाता है वो स्नेल्स लॉ से n/1 लिखा जाता है, और n/1 बराबर होता है आपका साइन आई बटा साइन आई। n/1 में यहाँ दूसरा माध्यम, ये दूसरा माध्यम है, ये पहला माध्यम है, तो दूसरा माध्यम हवा हो गया, n हवा
है ना, ये एयर लिख देता हूँ ए, है ना, दूसरा माध्यम। अब कांच हो गया ग्लास, पहला माध्यम, ये पहला माध्यम कांच है ना। तो ये हो गया साइन आई जो है साइन आई सी के बराबर हो गया, और आर का मान 90 डिग्री हो। तो क्या दिख रहा है, एन ए जी ये है आपका साइन आई सी के बराबर, है ना, अब बटा 1 हो गया। तो यहां से आपको पता है साइन आई सी जिसको आप बोलते हैं वो एन ए जी को हम 1/NGA भी लिख सकते हैं। तो ग्लास का अपवर्तनांक जो होता है ना, उसके इनवर्सली आ रहा है, जिसको आप अगर एन बोलिएगा तो उसकी बात कर सकते हैं। तो अपवर्तनांक जो है उसके हिसाब से इसका क्रांतिक कोण का मान किसके लिए न्यूनतम और किसके लिए अधिकतम होगा, ये हम, ठीक है। अब जरा देखिए, ये तो हो गई बात, ये आपको पता है कि जब भी जो हमें हमारी जो दृश्य किरणें हैं उसमें जो कलर है बैंगनी आंख नाला जो है, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का विचलन होता है तो किसका होता है, सबसे ज्यादा अगर विचलन होता है तो वो जिसका वेवलेंथ सबसे कम है। मतलब हमने बताया था कि बैगनी कलर का जो लाइट होता है, बैगनी किरणें होती है, वो सबसे ज्यादा विचलित होता है और लाल किरण सबसे कम विचलित होता है। अब जरा देखिए, इसको मैं अगर ऐसे करके बनाऊं कि अगर आपको सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना है, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना है, मतलब कांच है आपका सघन माध्यम और विरल माध्यम जो है वो हवा है ना। अब इसमें अगर मान लीजिए ये बैगनी कलर की लाइट आ रही है ना, तो बैगनी कलर की लाइट जो है इधर जानी चाहिए थी लेकिन सबसे ज्यादा विचलित होगी, तो हो सकता है वो यहाँ पे पहुंच जाए 90 डिग्री पे। लेकिन अगर यही कलर, ये बैगनी कलर की लाइट मतलब भी होता है, लेकिन अगर यही कलर ये नहीं होकर के रेड कलर की लाइट होगी तो इधर नहीं जाएगी, वो कम विचलित होगी, मतलब ऐसे आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे भी और आर दोनों दूं तो जो जो आपका विचलन है, इस कलर की लाइट को इधर जाना चाहिए था, ये कम विचलित होगी और ये आर वाला इधर आ जाएगा और भी वाला इधर जाएगा, वायलेट कलर की लाइट, बैगनी कलर की लाइट। मतलब क्या दिख रहा है कि अगर सेम ही रास्ते पर दोनों कलर, बैगनी कलर आती है और रेड कलर आती है, तो इसका विचलन कम होता है, इसका विचलन ज्यादा होता है, मतलब जाना चाहिए था इससे, इससे दूर भागेगा। तो दूर ज्यादा कौन भागेगा, बैगनी कलर की लाइट। तो कम कोण भी हो, अगर कम कोण अगर हो, उसके ऊपर जो संभावना बनता है सबसे कि अगर 90 डिग्री पे कोई जाएगा तो पहले वो बैगनी कलर की लाइट जाएगी, रेड कलर की लाइट सबसे बाद में जाएगी, क्योंकि इसका विचलन सबसे कम होता है। मतलब क्या है कि अगर आपको प्राप्त करना है क्रांतिक कोण, उसका न्यूनतम क्रांतिक कोण किसके लिए अगर हम संभावना बन रही है, तो वायलेट कलर की लाइट के लिए। इसी को तो कहते हैं आपतन कोण। और ये कोण जो है, अभी हमने इसके पहले आपको फिगर में बताया, यही कोण क्रांतिक कोण बन जाता है अगर वो जो अपवर्तन कोण है 90 डिग्री हो जाए। तो ये कोण पे अगर वायलेट कलर की लाइट आती है तो ज्यादा विचलित होगी, मतलब अपवर्तन कोण 90 हो सकता है। रेड वाला कम विचलित होगा तो अपवर्तन कोण 90 नहीं हो सकता, मतलब जो क्रांतिक कोण बनने की संभावना है वो सबसे ज्यादा ये इसके लिए है। मतलब क्रांतिक कोण न्यूनतम किसके लिए होगा, तो वायलेट कलर के लिए होगा। रेड कलर की लाइट तब यहां जाएगी जब ये कोण और बढ़ेगा, मतलब रेड कलर की लाइट के लिए क्रांतिक कोण महत्तम हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, इसका मतलब क्रांतिक कोण की जो बात हो रही है, क्रांतिक कोण जो लाल रंग है ना, के लिए अधिकतम होगा, ठीक है ना। और जो बैगनी कलर की लाइट है, जो वायलेट है आपका बैगनी, ठीक है ना, रंग की कलर के लिए न्यूनतम होगा क्रांतिक कोण, क्योंकि जो सबसे ज्यादा विचलन है वो बैगनी कलर की लाइट, विचलन इसका अधिकतम होता है, सबसे ज्यादा विचलित होता है, तो विचलन अधिकतम होता है, इसके लिए एक कम ही कोण पे विचलित होकर वहां पहुंच जाएगा। इसका सबसे कम विचलन होता है, इसलिए इसको ज्यादा विचलित करना है, 90 पे विचलित करना है, तो आपको ये वाला कोण बढ़ाना पड़ेगा, है ना। मतलब ये रेड वाला इधर तभी जाएगा जब ये कोण बढ़ेगा, मतलब ये क्रांतिक कोण उसके लिए अधिकतम होगा लाल कलर की लाइट के लिए। यहाँ पूछ रहा है कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण
किस रंग के लिए न्यूनतम होता है, तो न्यूनतम पूछ रहा है तो बैगनी। अधिकतम बोलेगा तो लाल, है ना, अगर अधिकतम बोलेगा तो लाल होगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है किसी प्रिज्म पर, किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है ना। एक वर्णी प्रकाश मतलब प्रिज्म है ये आपका, ठीक है ना, ये आपका प्रिज्म है, और प्रिज्म के ऊपर एक वर्ण का मतलब एक कलर, एक रंग, एक वर्ण, वर्ण माने रंग होता है, तो एक वर्ण मतलब एक रंग का लाइट आ रहा है, कोई भी बैगनी आ रहा है, लाल आ रहा है या हरा आ रहा है, कोई भी आ रहा है, तो वो जो है क्या होगा, तो जाहिर सी बात है उसका एक कलर की लाइट नहीं टूटती 7 कलर में, ठीक है ना। वो जो श्वेत प्रकाश होती है वो 7 रंगों से बनी होती है, वही टूटती है, जिसको डिस्पर्सन बोलते हैं या वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। तो वो टूटना जो है डिस्पर्सन कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है, क्योंकि वो किरण जो श्वेत प्रकाश की किरण है उसके अंदर 7 रंग होता है, एक रंग नहीं टूटता। तो एक रंग नहीं टूटेगा तो क्या होगा, ये किरण यहाँ से विचलित होके ऐसे आएगी और यहाँ से विचलित होके इधर चली जाएगी, तो ये जो जानी चाहिए थी इसको इधर, लेकिन सही मायने में चली गई इधर, तो विचलन हो गया। तो ये वाला जो एंगल ऑफ डेविएशन है तो विचलन होता है। तो एक कलर की लाइट में कौन सी घटना होगी, तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, क्योंकि सारे कलर होना चाहिए, श्वेत प्रकाश होनी चाहिए, उसके लिए वर्ण विक्षेपण के लिए श्वेत प्रकाश होना चाहिए। विचलन सही है। व्यतिकरण आपने अभी इंटरफेरेंस नहीं पढ़ा है, व्यतिकरण भी नहीं होगा इसमें, तो ये आपका विचलन होगा। फिर कह रहा है आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है, अभी बताए थे कि आसमान का रंग नीला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि आसमान में जो धूल की कणें होती हैं वो वहां से जो लाइट आ रही होती है, सूर्य की किरणें होती हैं, उनमें जो बैगनी कलर या ब्लू कलर की लाइट है, नीला कलर का लाइट है, उसको प्रकीर्णित कर देता है, स्कैटर कर देता है, उससे टकराने के बाद वो किरणें फैल जाती है और आप जब देखते हैं धरती पर से तो आपको वो किरण दिखाई पड़ता है, और इसीलिए आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अगर वो वायुमंडल ना हो तो हमें आसमान का रंग काला दिखाई पड़ेगा। तो वर्ण विक्षेपण सॉरी आसमान का रंग नीला दिखने का कारण प्रकीर्णन, स्कैटरिंग जिसको बोलते हैं, तो स्कैटरिंग जो है प्रकीर्णन होता है। इंद्रधनुष बनने का कारण है, तो इंद्रधनुष किस वजह से बनता है भाई, तो आपको पता है कि वर्ण विक्षेपण होना चाहिए, है ना, क्योंकि इंद्रधनुष जो होता है उस सूर्य की किरणों को जो जब बारिश होती है ना, तो बारिश में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है वो प्रिज्म का काम करता है, छोटे छोटे वाटर की जो पानी की जो बूंदें होती है वो प्रिज्म का कारण प्रिज्म के तरह व्यवहार करता है, और उसके अंदर जब किरणें जाती हैं तो 2 चीजें होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, उसको नहीं लिखा है, और दूसरा जो होता है वो प्रकीर्ण ये सॉरी वर्ण विक्षेपण होता है, स्कैटरिंग हो जाती है। तो स्कैटरिंग भी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष दिखता है। अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन लिखता है तो भी सही है, और वर्ण विक्षेपण तो है ही, तो वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन अगर देता है तो सही है, विचलन नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपका ये क्वेश्चन जो हमने कराया है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ तक हमने क्वेश्चन कराया, इसको यहीं तक रहने देते हैं। अब अगले वीडियो में फिर अगर होगा तो कुछ क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो कुछ देखते हैं क्या कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, बीच बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ हो जाता है, इसलिए मैं वीडियो इधर 2-3-4 दिन से नहीं डाल पाया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आप लोग मन लगा के पढ़िए, मैं कोशिश करूँगा आपका सारा कुछ जो भी समस्या है उसको सोल्व करने का, ठीक है ना। तो चिंता मत करिए, पढ़िए मन लगा करके, ठीक है। और जितना हो सकता है समय दीजिए पढ़ाई पर अभी, और आपका बोर्ड नज़दीक है तो उस हिसाब से पढ़ाई करना भी ज़रूरी है ना। तो इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय।